तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत जो संस्कृत विषय के लिए निर्धारित हैं पुस्तकें, उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब ये जो पुस्तक है व्याकरण विथि का अध्ययन कर रहे हैं। ये कंबाइंड व्याकरण है कक्षा 9-10 में, और ये इसका जो अध्याय है वो है 8वां अध्याय है, और इसका प्रकरण है प्रत्यय। तो इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्यय में हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के प्रत्ययों का अध्ययन इस निर्धारित पाठ्यक्रम में कराया जा रहा है: कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो कृदंत का अध्ययन अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके पश्चात तद्धित पढ़ेंगे, फिर स्त्री प्रत्यय पढ़ लेंगे जितना निर्धारित पाठ्यक्रम में है, क्योंकि सारा अध्ययन करना है हम लोगों को। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम 9-10 की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होने वाली है और 11-12 की उनकी पुस्तकें पढ़ा दीजिए जो उसमें निर्धारित है, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो हमारी तैयारी ठीक हो जाएगी। तो आप लोग चिंता न करें, सीबीएसई बोर्ड की सारी पुस्तकें हम पढ़ाएंगे। संस्कृत की कक्षा 6 की रुचिरा पढ़ाई जा चुकी है, 7 और 8 की बची है। 7 और 8, 9-10 का ये व्याकरण हो ही रहा है, ये खत्म हो जाएगा। इसका बस बचेगा शेमुशी, कक्षा 9-10 की शेमुशी बचेगी। 7 और 8 की रुचिरा बचेगी, जो शब्द के अंतर्गत, शब्द परिचय के अंतर्गत भाग 2, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत आ रही है। इसके पश्चात और साथ में जो 11वीं 12वीं में भास्वती शाश्वती हैं, 11वीं में 2 पुस्तकें हैं, 12वीं में भी 2 पुस्तकें हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी ही पढ़ा के डाल देंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले ही 10-15 दिन पहले सारे वीडियोज़ पा जाएँ और तैयारी अच्छे से करें। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत भी सारी एनसीईआरटी की संस्कृत की यही पुस्तकें चल रही हैं, इसलिए बोर्ड के स्टूडेंट जो संस्कृत लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी हैं वीडियोज़, और प्रतियोगी छात्रों के लिए भी उपयोगी हैं। तो आप सब देख सकते हैं इसको। देखिए, तैयारी करिए, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछा करें। केंद्रीय विद्यालय संगठन की यद्यपि परीक्षा संपन्न होने जा रही है, फिर भी आप इनको देखना न छोड़ें, क्योंकि यदि पेपर बहुत अच्छा हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको आगे इंटरव्यू भी देना है, तो तैयारी करते रहें, लगे रहें। आइए वो प्रकरण पे आ जाते हैं। अब जो प्रकरण आ रहा है वह है तबियत। तबियत का क्या बचता है? केवल तब्य बचता है, तथा अनियर का क्या केवल बचता है? अनीय बचता है। जब ये प्रत्यय में जुड़ जाते हैं आके, तब केवल इनका तबियत बनेगा और इनका अनीय बचेगा। अनियर इसका मूल रूप है, अनीय बचता है जब ये शब्दों में लगकर आता है। शब्दों में क्या? धातुओं में लगकर आता है, क्योंकि ये धातु से ही लगा करते हैं। कृदंत प्रत्यय हैं, तो कृदंत सदैव धातुओं में ही लगा करते हैं और तद्धित सदैव संज्ञाओं में लगा करते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। इन दोनों के शब्दरूप भी चलेंगे, और इनका वाच्य जो होता है वो सकर्मक, यदि क्रिया सकर्मक है, यदि धातु सकर्मक है तब ये कर्मवाच्य में आएंगे, यदि धातु अकर्मक है तब ये भाववाच्य में आएंगे। तो तबियत तथा अनियर का प्रयोग इन दोनों ही वाच्यों में भाववाच्य कर्तृवाच्य को छोड़कर बाकी दोनों जो वाच्य हैं, भाववाच्य और कर्मवाच्य, तो इस प्रकार कर्मवाच्य भाववाच्य दोनों में ही इनका प्रयोग होता है। भाववाच्य में तब प्रयोग होगा जब क्रिया कर्मक, जब धातु कर्मक होगी, और कर्मवाच्य में तब प्रयोग होगा जब क्रिया सकर्मक होगी। तो सकर्मक अकर्मक के साथ ही इनका जैसी भी क्रिया आती है उसी संदर्भ में इनका प्रयोग किया जाता है। और इनके प्रयोग के पश्चात अभिप्राय क्या हुआ करता है? तो चाहिए या योग्य के अर्थों में इनका प्रयोग होता है। इसी को एक लाइन में डिफाइन कर रहे हैं, उसके पश्चात इनका कलेक्शन दे रहे हैं। इधर जितना संग्रह आ रहा है तबियत प्रत्ययों के उदाहरणों का, इधर जितना संग्रह व्याकरण विधि में आ रहा है अनियर प्रत्यय के उदाहरणों का, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात जो इन दोनों प्रत्ययों के संबंध में और जानने योग्य चीज़ें हैं जो पुस्तक के अंतर्गत आ रही हैं या फिर निर्धारित पाठ्यक्रम में आ रही हैं, उनको भी हम लोग पॉइंट पॉइंट करके पढ़ लेंगे। तो जो जैसे चीज़ें आ रही हैं उनको क्रम से ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो एक लाइन में तबियत अनियर है, तबियत अनियर की जो परिभाषा वो एक लाइन में ही दी जा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। तो चाहिए या योग्य के अर्थों में धातु में, क्योंकि ये कृदंत के अंतर्गत, इसलिए धातु में तबियत के अंतर्गत तब्य बचता तथा अनियर के अंतर्गत केवल अनीय बचता है। अनियर प्रत्ययों का योग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे गम धातु में तबियत प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? गंतव्यम। और इनके शब्दरूप भी दोनों के ही शब्दरूप चला करते हैं। शब्दरूप चलेंगे तो राम रमा गृह, दोनों के ही शब्दरूप राम रमा गृह के समान चलेंगे। आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं। पुल्लिंग में होगा शब्द आएगा तो राम के समान उसके शब्दरूप चलेंगे, और यदि स्त्रीलिंग में आएगा तो उसके शब्दरूप रमा के समान चलेंगे, और यदि नपुंसक लिंग में आएगा तो उसके शब्दरूप गृह के समान चलेंगे। इस प्रकार राम रमा गृह के समान इनके शब्दरूप चला करते हैं। इनको ऐसे की पॉइंट करके नोट कर लें। कभी भी
इन दोनों प्रत्ययों से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आपका मिस नहीं होगा, आप सब कर जाएंगे। तो गम धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? गंतव्यम। फिर पठ धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? पठितव्यम। हस धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? हसितव्यम। यहाँ सब अभी नपुंसक लिंग के उदाहरण आ रहे हैं। अब इसको पुल्लिंग में आपको करना हो तो कह दीजिए गंतव्य, इसको स्त्रीलिंग में आपको कहना हो तो कह दीजिए गंतव्या। इस प्रकार इसका लिंग हम लोगों को स्वयं ही बदलना है। एक उदाहरण यहाँ नपुंसक लिंग में दिया जा रहा है, यहाँ भी नपुंसक लिंग में ही दिया जा रहा है। इनके शब्दरूप यहाँ याद रखिए, तबियत और अनियर के शब्दरूप राम, रमा, गृह के समान चलेंगे। तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, क्योंकि जो कृदंत का पूरा प्रकरण है उसके लिए एक की पॉइंट दिया गया है कि स्वराज इन ये कृदंत ये प्रातिपदिक हो जाता है। कृदंत और तद्धित जिनमें लग जाते हैं, कृदंत, तद्धित और समास को पाणिनि अष्टाध्याय में इनके लिए एक सूत्र ही निर्धारित किया गया। कहा गया है कि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा प्रत्यय जिनमें भी समस्त है तो उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने का अभिप्राय है कि जो समस्त पद हैं उनके शब्दरूप चला करते हैं, और कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय हैं तब भी उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा का अभिप्राय है कि सातों विभक्तियां जिनमें सातों विभक्तियां लगा करती हैं जिन शब्दों में, उन्हीं को प्रातिपदिक कहा जाता है। प्रातिपदिक कह दिया तो मतलब उनके शब्दरूप चलेंगे तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में। तो ये क्या है? प्रातिपदिक होके आया करते हैं। जितने भी कृदंत प्रत्यय हैं प्रातिपदिक हो जाते हैं जब वो धातु के साथ जुड़ जाते हैं। केवल जो धातु के साथ जुड़कर अव्यय का निर्माण कर देते हैं उन्हीं को छोड़ दिया जाता है, बाकी सबके लिए नियम वही है। तो ये लिंग के संबंध में यहाँ सिर्फ नपुंसक लिंग में दिया जा रहा है। इसको अब आवश्यकता के अनुसार पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे गंतव्यम है, गंतव्यः पुल्लिंग हो गया, फिर गंतव्या हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया। पठितव्यम है, अब ये नपुंसक लिंग में है, इसको पुल्लिंग में करेंगे तो कह देंगे पठितव्यः। अब इसको नपुंसक लिंग में इसको स्त्रीलिंग में करेंगे तो कह देंगे पठितव्या। इस प्रकार तो पठ धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? पठितव्यम। हस धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? हसितव्यम। रक्ष धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? रक्षितव्यम। जी धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? जेतव्यम। दा धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? दातव्यम। कृ धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? कर्तव्यम। चुर धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? चोरयितव्यम। इनको कैसे जोड़ा जाता है ये भी बहुत ध्यान से हम लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि धातु और प्रत्यय जोड़ते समय कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जो उनका स्वरूप है वैसे ही उनको ले आना चाहिए। जैसे चुर धात में धात में ये तबियत प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ यकार बीच में आएगा, यकार नहीं ले आएंगे तो गलत हो जाएगा। दृश्य धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? द्रष्टव्यम। स्मृति धात में तबियत प्रत्यय लगा तो क्या बना? स्मर्तव्यम। अब अनियर प्रत्यय का संग्रह दे रहे हैं। गम धात में अनियर प्रत्यय लगा तो क्या बना? गमनीयम। अब इसको ये अभी नपुंसक लिंग में आ रहा, आप इसको पुल्लिंग में करिए तो कह दीजिए गमनीय। स्त्रीलिंग में करना हो तो कह दीजिए गमनीय। इस प्रकार इसका लिंग आप बदल सकते हैं। राम, रमा, गृह के समान के शब्दरूप चलेंगे। अब पठ धात में अनियर प्रत्यय लगाया तो क्या बना? पठनीयम। हस धात में अनियर प्रत्यय लगाया तो क्या बना? हसनीयम। रक्ष धात में अनियर प्रत्यय लगाया तो क्या बना? रक्षणीयम। जी धात में अनियर प्रत्यय लगाया तो क्या बना? जयनीयम। दा धात में अनियर प्रत्यय लगा तो क्या बना? दानीयम। कृ धात में अनियर प्रत्यय लगा तो करणीयम। चुर धात में अनियर प्रत्यय लगा तो चोरणीयम। दृश्य धात में अनियर प्रत्यय लगा तो दर्शनीयम। स्मृति धात में अनियर प्रत्यय लगा तो स्मरणीयम। फिर स्ना धात में अनियर प्रत्यय लगा तो बना स्नानीयम। फिर श्रु धात में अनियर प्रत्यय लगा तो बना श्रवणीयम। और लिख धात में अनियर प्रत्यय लगा तो क्या बना? लेखनीयम। ये हो गया इनका वाचन, जितनी सूची दी जा रही थी व्याकरण विधि में। अब इनके संबंध में जो और फैक्ट आ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। अब तबियत और अनियर प्रत्यय के विषय में जो और जानने योग्य बातें आ रही हैं उनको पॉइंट में ऐसे पढ़ लेते हैं। तो 3 पॉइंट ऐसे बनाया है, ऐसे आप लोग भी बनाइए। तो पहला पॉइंट है कि वाक्य में तबियत तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता में तृतीयांत और कर्म प्रथमांत हो जाता है या होता है। तो ये सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य कब बनेगा? सकर्मक धातुओं के योग में। तो ये सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य अथवा जब क्रिया सकर्मक होगी तब इनका प्रयोग कर्मवाच्य में हो जाएगा, और जब क्रिया अकर्मक होगी तब इनका प्रयोग भाववाच्य में हो जाएगा। यही फैक्ट है। तो अथवा अकर्मक धातुओं के योग में भाववाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों ही प्रत्यय तबियत और अनियर के संबंध में कहा जा रहा है। अब तीसरा जो पॉइंट है यहाँ, ये पहला हो गया। दूसरा, सकर्मक धातुओं से तबियत प्रत्यय लगने पर, सकर्मक धातुओं से तबियत प्रत्यय लगने पर, तबियत और अनियर के संबंध में भी यही है।
तव्यत प्रत्यय लगने पर तीनों लिंगों में शब्द रूप चलते हैं। जैसे मया ग्रंथ पठितव्य, ये क्या है, पुल्लिंग में है। अब ये क्रिया सकर्मक है क्योंकि यहाँ कर्म आ रहा है, तो सकर्मक और अकर्मक के विषय में एकदम क्लियर रहिए। यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्या लगा कि प्रश्न करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है, जो इंग्लिश में किया करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में प्रयोग होता है। तो यहाँ सीधे सीधे संस्कृत की दृष्टि से समझ लेते हैं। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जब क्रिया का फल और व्यापार अलग अलग होता है। क्रिया का फल और व्यापार अलग अलग होगा तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी, और जब क्रिया का फल और व्यापार एक ही में आएगा तब वह क्रिया कर्मक हो जाएगी। कैसे, इसको समझ लेते हैं। सकर्मक क्रिया, तो जैसे रामः ग्रामं गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति। तो यहाँ इस वाक्य में व्यापार किस में है, व्यापार राम में है, व्यापार राम में है। यहाँ कहेंगे व्यापार राम में हो रहा है, व्यापार राम में है, और फल किस में है, फल ग्राम में है। जो जाने की क्रिया रूपी ये क्रिया हो गई, ये मुख्य क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया वाक्य में, ये कर्म हो गया, और ये क्रिया हो गई। कर्ता कर्म क्रिया, इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, कर्ता कर्म और ये क्रिया हो गई। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता जो जाने की क्रिया है, ये क्रिया है, तो ये जो व्यापार, जाने रूपी व्यापार हो रहा है, यह व्यापार कौन कर रहा है, इस यह व्यापार किस में है, तो व्यापार राम में है, क्योंकि जाने की क्रिया का व्यापार, ये जाने रूपी क्रिया का जो व्यापार हो रहा है वह राम कर रहा है। राम कर रहा है क्योंकि उसी में सामर्थ्य है, वही कर रहा है। तो व्यापार किस में है, राम में है। और फल किस में, जब जाने रूपी क्रिया का व्यापार संपन्न हो जाएगा तो फल क्या मिलेगा, कर्ता को फल मिलेगा कि वो गांव में पहुंच जाएगा। ये गांव यहाँ कर्म बन रहा है, तो ये हो गया ग्रामम, क्या हो गया, कर्म है, और यही फल है। कर्ता इस क्रिया रूपी व्यापार का व्यापार व्यापार को संपन्न कर रहा है राम, और फल मिल रहा है ग्राम में पहुंचना, यही हो गया। इसीलिए जो क्रियाएं आती हैं वो फल और व्यापार उत्पन्न करती हैं। जैसे क्रिया हो गई, कोई भी क्रिया तो वो फल और व्यापार उत्पन्न करती है। पहले पहले व्यापार होगा, पहले व्यापार होगा, फिर फल उत्पन्न करेगी। फल और व्यापार ही इनका मुख्य कार्य है। व्यापार राम में हो रहा है, व्यापार राम में है, और फल फल ग्राम में है, तो इसको कहेंगे कि फल फल ग्राम में है। इसको समझने के लिए ऐसे ही लिख लें। और अकर्मक क्रिया है, क्या है, जैसे बालक सुत, बालकः कहेंगे बालकेन, बालकेन सुप्यते, या फिर ऐ- ऐसे भी कह सकते हैं बालकेन सुप्यते या बालकेन भीयते, बालक द्वारा डरा जाता है। तो जो डरने की, जिसमें व्यापार हो रहा है उसी में फल भी हो रहा है। किसके द्वारा डरा जा रहा है, बालक के द्वारा। और यह डरने रूपी व्यापार किसके द्वारा हो रहा है, बालक के ही द्वारा हो रहा है। तो जो फल क्रिया का, इस भीयते क्रिया का फल और व्यापार है वो बालक में ही जाके संपन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसलिए यह क्रिया अकर्मक हो गई, क्योंकि यहाँ कर्म का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर कर्म का बोध हो रहा है। फल किसी और में फल किसी और में निहित है, और व्यापार किसी और में निहित है, इसीलिए ये क्रिया सकर्मक है। ये क्रिया सकर्मक होगी, यहाँ पे कहा है ये क्रिया सकर्मक हो गई, और ये क्रिया यहाँ अकर्मक हो गई। ये अकर्मक का उदाहरण हो गया। यहाँ फल और व्यापार बालक में ही निहित है, किसी और में नहीं निहित है, इसीलिए ये अकर्मक है। और यहाँ फल राम में है, व्यापार ग्राम में है, इसीलिए ये क्रिया सकर्मक होगी। फल और व्यापार के आधार पर ही कोई क्रिया सकर्मक है कि नहीं, कोई क्रिया कर्मक है कि नहीं, इसका निर्धारण किया जाता है संस्कृत व्याकरण में। तो इसके विषय में एकदम क्लियर रहिए। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये बेहद ही काम का ऐसे चार्ट टाइप का या फ्लो चार्ट है कहिए। क्रिया क्या करती है, व्यापार करती है। फल और व्यापार उत्पन्न करना ही क्रिया का मुख्य ध्येय है। और जहाँ पर
व्यापार किसी और द्वारा किया जाएगा, फल किसी और में उत्पन्न होगा, वही हो गई सकर्मक क्रिया। जहाँ फल और व्यापार एक में ही निहित होगा, इस प्रकार भी की पॉइंट के रूप में कह सकते हैं कि जहाँ फल व्यापार अलग अलग होंगे वहाँ सकर्मक क्रिया होगी, और जहाँ फल व्यापार एक में ही होंगे वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। बस एक एक, एक लाइन में इनकी परिभाषा हो गई सकर्मक और अकर्मक की। तो तीनों लिंगों में शब्द रूप इनके कैसे चलेंगे? अब मान लीजिए इस एक फ्लो चार्ट टाइप का बना देते हैं। तबियत, अनियर, पहले इनका मुख्य क्या है? ये भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में चलते हैं। कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य कब? सकर्मक क्रिया में। भाववाच्य कब? अकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया में। अब सकर्मक अकर्मक को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, इससे समझिए। इसको वैसे इसी की पॉइंट की पॉइंट के रूप में इनके पास ही लिखिए। यहाँ पे स्थान स्पेस कम था इसलिए इसे लिखा है। तो ये हो गया। ये दोनों कर्मवाच्य और भाववाच्य में चलती हैं। इनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही हुआ करता है। जब क्रिया सकर्मक होगी तो कर्मवाच्य में बनेगा दोनों का ही रूप, अन्यथा भाववाच्य में बनेगा। भाववाच्य में बनेगा तो क्रिया कर्मक रहेगी। अब की पॉइंट क्या है? दोनों का ही शब्द रूप राम रमा फल के समान। राम रमा फल, राम रमा फल के समान इनके शब्द रूप चलेंगे। फिर और क्या जानने योग्य बात है? ये विशेषण और योग्य विशेषण, जब विशेषण का कार्य करते हैं तो इनका विशेषण और योग्य, विशेषण तथा योग्य दो दो भाव निकलते हैं कि विशेषण का भी कार्य करते हैं और योग्य होने का भी कार्य करते हैं। तो जब योग्य के अर्थ में ये कार्य, जब योग्य के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाएगा, दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ दिया जा रहा है क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में, चाहिए अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इनका प्रयोग योग्य के अर्थ में। तो ये हो गया। जब ये चाहिए विशेषण और योग्य, इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इनका प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। यहाँ थोड़ा सा चाहिए के अर्थ में, विशेषण के रूप में इनका प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। विशेषण के रूप में, तो विशेषण के रूप में ये योग्य के अर्थ में हो जाएंगे। और फिर इनका दूसरा अभिप्राय होगा विशेषण, जो विशेषण है वही योग्य है। ये विशेषण है तो यही योग्य है, और फिर जो विशेषण है वही योग्य है, फिर चाहिए के अर्थ में भी इनका प्रयोग होता है। और इसके पश्चात यहाँ कह देंगे चाहिए। तो फिर इसको यहाँ समझ रहे हैं। तो ये सकर्मक अकर्मक के विषय में हो गया। अब तीसरा की पॉइंट है, इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है। कर्ता में तृतीया क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया के विषय में समझा हम लोगों ने, और यहाँ की पॉइंट के रूप में समझ लिया कि तबियत और अनियर का प्रयोग यदि क्रिया सकर्मक रहेगी तो इनका प्रयोग कर्मवाच्य में होगा, यदि क्रिया कर्मक रहेगी तो भाववाच्य में इनका प्रयोग होगा। तो यहाँ दिया जा रहा है उदाहरण से, जैसे सकर्मक धातुओं से तबियत प्रत्यय लगने पर तीनों लिंगों में इनके शब्द रूप बनेंगे। शब्द रूप के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया कि राम रमा फल के समान इनके शब्द रूप चलेंगे। यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे मया ग्रंथ पठितव्य है, तो यहाँ क्रिया सकर्मक है इसलिए इनका प्रयोग कर्मवाच्य में हो रहा है। कर्मवाच्य के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ता तृतीया में, कर्ता सदैव तृतीयांत में आया करता है, तृतीयांत हुआ करता है, और कर्म सदा प्रथमांत हुआ करता है। और जो क्रिया आया करती है वो कर्म को देखकर आया करती है। यदि कर्म एक वचन में है, प्रथम पुरुष में है, तो वो भी जो इसके साथ ये प्रत्यय लग के शब्द आएगा वो भी प्रथम पुरुष, वो भी एक वचन में ही आएगा। यहाँ लिंग देखा जाएगा क्योंकि ये कृदंत प्रत्यय हैं तो इनके शब्द रूप चलते हैं। तो ये कर्म को देखकर इसलिए आएंगे क्योंकि यदि इसका लिंग, जो कर्म का लिंग पुलिंग है तो ये पुलिंग में आएंगी क्रियाएं,
और यदि ये एक वचन में है तो ये भी एक वचन में आएंगे, ये प्रथमा विभक्ति में है तो ये भी प्रथमा विभक्ति में ही है। तो विभक्ति वचन लिंग क्रिया किसको देखकर अपने आप को ले आएगी? विभक्ति वचन लिंग के संदर्भ में कर्म को देखकर अपने आप को ले आएगी। उसी कर्म और विभक्ति वचन का क्रिया अनुसरण करेगी जो कर्म का होगा। तो यहाँ कर्म का क्या है? कर्म ग्रंथः क्या है? ग्रंथः पुल्लिंग शब्द है, इसलिए जब क्रिया आई तो पुल्लिंग में आई। मया, मया यहाँ तृतीयांत हो गया, तृतीयांत हो गया तो इसकी अप्रधानता हो गई। प्रधानता जो प्रथमांत है उसी की होगी वाक्य में, इसीलिए जो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता हुआ करती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता हुआ करती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता हुआ करती है। और क्रिया सदैव प्रथमांत को ही देख कर आती है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमांत होता है तो क्रिया भी उसी के पुरुष और वचन के अनुसार अपने आप को ले आएगी। यदि कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में क्रिया फिर किसको देखेगी? क्योंकि जो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है वही कर्मवाच्य में जाकर तृतीयांत हो जाता है, तो उसकी प्रधानता खत्म हो जाती है। प्रधानता हो जाती है कर्म की, क्योंकि कर्म प्रथमांत हो जाता है। तो कर्म प्रथमांत हो जाता है तो कर्म को ही देखकर क्रिया फिर अपने स्वरूप को बदलती है। अब ये प्रत्यांत क्रियाएं आ रही तो क्रिया कर्म के ही लिंग और कर्म की ही विभक्ति, कर्म के ही वचन के अनुसार अपने आप को ले आती है। जैसे यहाँ पे दिया गया मया ग्रंथ पठितव्य, यहाँ मया क्या है? मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। मया तृतीयांत है तो इसकी प्रधानता नहीं है वाक्य में। प्रधानता किसकी है? इस प्रथमांत की। ग्रंथ है, ये प्रथमांत बन रहा है, ये कर्म है यद्यपि, किंतु प्रथमांत बन रहा है तो इसी को देखकर क्रिया आएगी। अब ये पुल्लिंग में आ रहा है, प्रथमा एक वचन में है तो ये भी पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में। अब यहाँ दूसरे वाक्य में मया कथा पठितव्या, मेरे द्वारा कथा पढ़ी गई। यहाँ कथा क्या है? प्रथमांत है, तो क्रिया जो आई वह स्त्रीलिंग में आई, प्रथमा एक वचन में आई, क्योंकि इसने इसी का अनुसरण किया जो प्रथमांत था। फिर मया पुस्तकम पठितव्यम, इस वाक्य में क्या हो रहा है? पठित क्रिया जो है नपुंसक लिंग में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो कर्म बन रहा है, जो कर्म है वो प्रथमांत है और नपुंसक लिंग में है, इसीलिए क्रिया का स्वरूप भी बदल गया। तो ये हो गया मुख्य फैक्ट। सकर्मक धातुओं से तबियत प्रत्यय लगने पर तीनों लिंगों में शब्द रूप इनके चलते हैं, इसका उदाहरण दिया गया है। तीनों लिंगों में शब्द रूप चलने का उदाहरण दिया गया है। फिर तीसरे फैक्ट में दिखा रहे हैं कि इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। कर्ता में तृतीया, कर्मवाच्य कोई भी वाक्य कर्मवाच्य में बनेगा तो कर्ता तृतीयांत हो जाएगा, कर्म प्रथमांत हो जाएगा। और क्रिया किसके अनुसार आएगी? क्रिया कर्म के अनुसार पुरुष, क्रिया कर्म, क्योंकि ये प्रत्यांत, कोई भी प्रत्यय लग के जो क्रिया आ रही है तो प्रत्यांत क्रियाएं क्या होती हैं? सदैव कर्म की विभक्ति वचन और लिंग का अनुसरण करती हैं। जब क्रिया कोई तिंग प्रत्यय 18 तिंग प्रत्यय लग के आ रही है तब उसके पुरुष और वचन का वही पुरुष और वचन होगा जो कर्म का हुआ करेगा। क्योंकि यहाँ प्रसंग चल रहा है प्रत्यय का, इसलिए जितनी भी धातुएं आएंगी यहाँ 18 तिंग प्रत्यय लग के नहीं आएंगी, बल्कि कृदंत प्रत्यय लगकर ही क्रियाओं को यहाँ आना है, धातुओं को यहाँ आना है। इसलिए उनका जो यहाँ पुरुष और वचन की बात नहीं है, क्योंकि इनके शब्द रूप चलेंगे। जिनके शब्द रूप चलते हैं तो वो क्रियाएं सदैव कर्म के विभक्ति वचन और लिंग के अनुसार अपने आप को प्रकट करती हैं। तो इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है। क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार ही क्रिया का विभक्ति वचन और लिंग बदलेगा, क्योंकि उनके शब्द रूप चलते हैं, प्रत्यांत है। अर्थात प्रत्यय लगकर क्रियाएं आ रही हैं तो प्रत्यय लगकर क्रियाएं आती हैं, तो जिनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, जिन प्रत्ययों के लगने से क्रिया की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो उस क्रिया के शब्द रूप चला करते हैं। तो वहाँ जो 18 तिंग प्रत्यय लगते हैं उनका प्रसंग ही एकदम अलग हो जाएगा। क्रिया सदैव सातों विभक्तियों में आएगी तो वो सदैव यदि कर्मवाच्य में है तो कर्म को ही देखकर अपने विभक्ति वचन और लिंग को बदलेगी। अब यहाँ भी उदाहरण दिखाया जा रहा है। बालकेन पाठः पठितव्यः, यहाँ क्या हो रहा है? बालकेन तृतीयांत हो गया, पाठः क्या है? ये कर्म है किंतु कर्मवाच्य में है इसलिए प्रथमांत हो गया। जो प्रथमांत हो गया उसी की प्रधानता हो गई। अब जो प्रत्यय लगकर क्रिया आएगी वह भी वही विभक्ति वचन और लिंग में अपने आप को ले आएगी जिस विभक्ति वचन लिंग में कर्म आ रहा है। तो बालकेन पाठः पठितव्य, पाठः क्या है? पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी इसी को देखकर पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में आई। बालकेन कथा पठितव्या, बालक द्वारा कथा पढ़ी गई। तो यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है? बालकेन, आप बालक को देखकर कभी मत कंफ्यूज होइए कि बालकेन ये बालक है तो क्रिया को इसी के पुरुष और वचन के अनुसार आना चाहिए, क्योंकि ये तृतीयांत हो गया। जो भी तृतीयांत हो गया उसकी प्रधानता खत्म वाक्य में, और जो ही प्रथमांत है उसी की प्रधानता शुरू हो गई। अब कथा यहाँ पर प्रथमांत है इसलिए इसी की प्रधानता है, और जो
प्रत्यय की क्रिया या धातु आएगी क्रिया बनकर, वह सदैव कर्म को प्रथमांत को ही देखेगी। और यहाँ प्रथमांत है कथा, तो प्रथमांत अब ये क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा एकवचन में, तो जो क्रिया आई प्रत्यय लग के, कृदंत प्रत्यय लग के जो क्रिया, अर्थात ये तबियत प्रत्यय लग के जो क्रिया आई वह भी स्त्रीलिंग में आई, प्रथमा एकवचन में आई। अब तीसरा वाक्य, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम। तो बालकेन क्या है, तृतीयांत हो गया, तो इसकी प्रधानता खत्म हो गई वाक्य में। किसकी प्रधानता हो गई, पुस्तकम की हो गई। पुस्तकम क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रथमा एकवचन में बन रहा है। तो इसलिए अब जो इसके साथ तबियत प्रत्यय लग के क्रिया आएगी वह नपुंसक लिंग में आएगी और प्रथमा विभक्ति में ही आएगी। यही सिद्धांत है कर्मवाचक कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का। इसको हमेशा याद रखिए, ये कभी गलत नहीं होगा। यदि ऐसे फैक्ट एकदम क्लियर रखेंगे दिमाग में तो कभी गलत नहीं होगा। जितने भी वाच्य परिवर्तन संबंधी प्रश्न आएंगे आप बड़े आसानी से उनको हल कर ले जाएंगे। अब एक की पॉइंट और है, स्टार बना के ऐसे दिया है कि क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग, क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, और विशेषण के रूप में इनका प्रयोग योग्य के, विशेषण के रूप में जब इनका प्रयोग होगा इन तबियत और अनियर प्रत्ययों का, तब इनका अभिप्राय क्या होगा, योग्य। और जब क्रिया के रूप में इनका प्रयोग होगा तब इनका अभिप्राय क्या होगा, चाहिए। इस विषय में भी एकदम क्लियर रहिए। क्रिया के रूप में इनका तबियत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग होगा तब उसका अभिप्राय क्या होगा, चाहिए। और जब विशेषण के रूप में तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होगा तब इनका अभिप्राय क्या होगा, योग्य। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न बनेंगे आराम से। अब एक उदाहरण दिया जा रहा है, छात्रेण पठितव्यः पाठः पठितव्यः, छात्रेण पठितव्यः पाठः पठितव्यः। पुस्तक खोल लीजिए। यहाँ दिया जा रहा है कि पाठः के पूर्व प्रयुक्त पठितव्य विशेषण के रूप में है। तो पाठः के पूर्व ये क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में। तो विशेषण के रूप में आया, ये विशेषण है तो इसका अभिप्राय क्या है, योग्य। अब ये क्या है, ये चाहिए के अर्थ में है, ये दूसरा वाला चाहिए के अर्थ में है। तो इसको आप इस रूप में कहिए या ऐसे ब्रैकेट में रखिए इसको। इस फ्लो चार्ट को बनाएंगे तो ऐसे बनाइए, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके पश्चात दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है, श्रवणीया कथा श्रावयितव्या, छात्रेण पठितव्य पाठ पठितव्य। तो इसका अभिप्राय क्या है, छात्र द्वारा पढ़ने योग्य, छात्र द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ना चाहिए। छात्र द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को, छात्र के द्वारा पढ़ने, यहाँ नीचे दिया जा रहा है इस वाक्य में पाठः के पूर्व प्रयुक्त पठितव्य, पाठः के पूर्व प्रयुक्त पठितव्य विशेषण के रूप में है, तो ये विशेषण के रूप में है, तथा पश्चात प्रयुक्त पठितव्य क्रिया के रूप में है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, श्रवणीया कथा श्रावयितव्य। तो सुनने योग्य कथा को सुनना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ जैसे ये विशेषण है योग्य के अर्थ में और ये चाहिए के अर्थ में है, तो वैसे ही इस दूसरे वाले वाक्य में भी ये विशेषण या योग्य के अर्थ में है और यह चाहिए के अर्थ में। तो अभिप्राय इसका क्या है, जैसे इसका है छात्र द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ना चाहिए। अब सुनने योग्य कथा को सुनना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इनके विषय में अनियर और तबियत के विषय में पढ़ लिया। ये जो जितनी भी आवश्यक सामग्री थी जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही फ्लो चार्ट के रूप में लिखिए। सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया के विषय में इसको ऐसे बना लीजिए कॉपी में, और इसको ऐसे लिखिए पॉइंट करके 1 2 3 और ये 4 पॉइंट हो गया, ये जो स्टार बना के दिया गया है। तो इस ऐसे ही कैटेगराइज करके इनको पढ़ेंगे तो कभी भी तबियत और अनियर प्रत्यय से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो मिस नहीं होंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे उनको भी हम लोग पूरे सही करके आएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने तबियत अनियर प्रत्यय को पढ़ा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट फाइल के साथ। धन्यवाद साथियों आप सभी का।